उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी स्ट्रीम है ये टर्निंग इफेक्ट करंट कैरिंग के बारे में है। और इसके साथ ही मैं आपको डीसी मोटर के बारे में समझाऊंगा। डीसी मोटर किस तरीके से वर्क करती है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको किताब से पढ़ाऊंगा कुछ इसका। और उसके बाद फिर आपको एनिमेशन दिखाऊंगा इसकी। तो अभी शुरू करते हैं। इस तरीके से इसको चलते हैं। बाकी ये है कि आप जो चैनल देख रहे हैं मेरा देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह से जो दूसरों को भी शेयर करें दूसरों का भी बनाओ। तो जो मैं इसमें सिखाऊंगा या बताऊंगा, कोशिश करता हूँ ऑथेंटिक हो और उसको ताकि आपको समझ आए। जी तो शुरू करता हूँ जी। आता हूँ अभी किस तरीके से इसको हम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बुक से जाऊंगा। स्क्रीन ऑन करता हूँ। आपके सामने बुक वो आ जाएगी। ये देखें ये टर्निंग कंडक्टर ये मैग्नेटिक फील्ड है। इससे हम करेंगे। और इसमें पिछला जो टॉपिक है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी भी वायर में मैग्नेट में जब रखते हैं उससे उसके अंदर मैग्नेटिक लाइन की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है इसको हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके से होता है। इसमें मैं आपको ये हैंड की मदद से समझाऊंगा। इधर से हैंड ले लेता हूँ आपको समझ आए। कहता है कि इंस्टेड ऑफ स्टेट कंडक्टर we place a current carrying inside a magnetic field। हम लूप बना देते हैं और उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। फील्ड रोटेट ड्यू टू दी एक्टिंग कॉइल। इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। मैं अभी पिक्चर की वजह से आपको बताता हूँ किस तरीके से प्रोड्यूस। दिस इज आल्सो द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह चलाते हैं। उसका भी ये इसका ही फायदा है इसका। Consider a rectangular coil of wire with sides PQ and R। हमारे पास एक rectangular coil है जिसकी साइड PQ है लाइन perpendicular to the field placed between two poles of a permanent magnet। Know if the ends of the coil are the positive and negative of a battery, the current would start flowing through the coil। The current passing through the enters from one end and the loop and the leaf from the other end। एक तरफ से वो एंटर होगा दूसरी तरफ से वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है जी। तो हम इसको मैं आपको तस्वीर के जरिए से समझाता हूँ। तस्वीर दी हुई है उसके जरिए ये देखिए ये हमारे पास एक पिक्चर है। ये हमने बैटरी लगाई हुई है और इसका जो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे जाएगा इधर और इधर से वायर दूसरी तरफ से नेगेटिव टर्मिनल वापस आ जाएगा।
अब जिस तरफ से करंट जो सा है वो जाएगा तो इस तरफ से जो करंट जा रहा है तो डायरेक्शन जो सी है वो एंटी क्लॉकवाइज है। जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो फोर्स जो सी होगी वो डाउनवर्ड होगी। और जब इस वायर में आएगा इसकी डायरेक्शन जो सी है ये अपवर्ड थी और ये डाउनवर्ड हो गई है। फोर्स हो जाएगी इधर फोर्स डाउनवर्ड हो जाएगी। तो ये दो फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही है। इसकी वजह से इस कपल प्रोड्यूस होगा। जो कपल होता है उसमें फोर्स दूसरे के अपोजिट होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर रोटेशन होती है। तो इसकी रोटेशन जो सी होगी इस तरह से क्लॉकवाइज होगी। लेकिन अगर हम चेंज कर देंगे बैटरी को पॉजिटिव इधर कर नेगेटिव इधर करते तो इसका करंट जो है वो क्लॉकवाइज हो जाएगी और जो फोर्स उल्ट जाएंगी और रोटेशन इसकी जो चेंज हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो हमारे पास पी एक साइड जो सी आर एस दो हमारे पास साइड है, एक पी क्यू है और एक आर एस। जो पी क्यू और आर एस की साइड है उसने ऊपर कहा परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक से साउथ की तरफ आ रही होती है इस तरह। तो ये अगर परपेंडिकुलर होगी यानी कि ऊपर होगा आर एस नीचे होगा, इसके अंदर से गुजर के जाएगी। तो जब गुजर के जाएंगी इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। कहता है कि करंट है जो के अंदर एंटर होता है और एक तरफ से दूसरी वो निकल जाता है। ये मैंने पिक्चर आपको समझा दी है किस तरीके से पिक्चर बनी हुई है। इसका पी एक तरफ होगा, आर एस दूसरी तरफ रेक्टेंगुलर कॉइल और इसको बैटरी के साथ मैग्नेट के अंदर रखा होगा। अब कहते हैं नो अप्लाई फ्लेमिंग रूल ईच साइड ऑफ द कॉइल। दोनों साइड पे अगर हम फ्लेमिंग रूल अप्लाई कहता है क्यू साइड जो सी है फोर्स अप और पी क्यू ये साइड में फोर्स इसमें मूव करेगी और जो आर एस डाउनवर्ड मूव करेगी। आर एस साइड फोर्स एक्ट डाउनवर्ड। It is because the direction of the current through the two sides of facing the two poles is at right angle. जो सी ये right angle इसलिए इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रही होगी लूप के साथ। कहता है कि अपोजिट होगी, एक नीचे होगी, एक ऊपर की तरफ होगी। टू फेसेस फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में कपल। ये जो दोनों प्रोड्यूस हो रही है, एक नीचे और एक ऊपर की तरफ। दोनों जो सी है की वजह से जो आपका होगा कहते हैं उसको फोर्स कपल जो सा प्रोड्यूस होगा इसमें। जब इसमें कपल प्रोड्यूस होगा तो उसकी वजह से इसके अंदर टार्क प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से कपल प्रोड्यूस होगा। रिजल्टिंग टू दिस कपल रोटेट्स द लूप। जो ये की तरफ फोर्स इस तरफ कपल प्रोड्यूस होगा, इसकी वजह से ये रोटेट करे। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टार्क एक्टिंग इज प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग दी लूप। कहता है कि ये जो टार्क प्रोड्यूस होगा ये प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ऑफ द लूप जो हमारा करंट गुजर रहा है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना करंट ज्यादा फोर्स कम होती जाएगी। If we increase the number of loops, returning effect is अगर ये नंबर ऑफ एक वायर है तो ये ज्यादा करते हैं। तो इसमें जो टर्निंग इफेक्ट है वो दिस इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक। यही जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। तो इस तरीके से ये किस
तरीके से एक कॉइल रख दिया जाए मैग्नेटिक फील्ड के, तो किस तरह से वो टर्निंग अब ये बात मैंने आपको समझा दी है। अब मैं आपको इसकी एक विजुअल दिखाता हूँ इसका। उस विजुअल को भी आप देख लें और उस विजुअल को देखने के बाद फिर मैं आपको डीसी मोटर के बारे में बताऊँ। ये विजुअल जो है आपका Turning force on the current carrier. ये वीडियो थी जो मैंने आपको दिखा दी है। अब मैं आपको इसके अगला जो सा टॉपिक है वो है हमारा डीसी मोटर के बारे में। इसके बारे में बताऊंगा और इसकी मैं विजुअल भी आपको दिखाऊंगा। डीसी मोटर जो है इसके बारे में बताऊंगा और इसकी विजुअल भी दिखाऊंगा। तो जो डीसी मोटर होती है ये उसी प्रिंसिपल पे काम करती है जो अभी मैं आपको पीछे पढ़ा के आया हूँ। ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब रखते हैं तो जिस तरह ये वर्किंग करती है उसी तरह से ये वर्किंग करती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये है कि वहाँ पे हमने इस वायर के साथ डायरेक्टली तौर पे बैटरी को अटैच किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली तौर पे अटैच नहीं करेंगे, बल्कि इसके साथ स्प्लिट रिंग्स जो है वो कार्बन ब्रशेस के साथ लगाएंगे। और ये जो स्प्लिट रिंग्स होते हैं इनको कम्यूटेटर भी कहते हैं। कम्यूटेटर का मतलब है जो कि करंट को पास आउट करवाता है इस कॉइल में। अब होता ये है कि कॉइल का एक सिरा इसके साथ लगा होता है अंदर की तरफ और दूसरा सिरा दूसरे के साथ लगा होता है और दरम्यान में इसके कट होता है, ये आपस में मिले नहीं होते, इधर से भी और इधर से भी। और ये जो से ब्रशेज होते हैं ये कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन एक अच्छा कंडक्टर है इसलिए वो इसके साथ अच्छे तरीके से कंडक्ट कराता है। और ये जो सा अंदर स्प्लिट रिंग होता है ये इसके अंदर मूव कर सकता है। जैसे ये मूव करेगा वैसे वैसे ये कॉइल भी मूव करेगी। तो अब जब ये मूव करेगा तो इसके बारे में जो तफसील है वो सारी मैं ऊपर पढ़ देता हूँ एक दफ़ा, फिर उसके बाद इसको समझाता हूँ। वी कैन सी फ्रॉम फिगर 15.9 दैट अ सिंपल कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेट कैन नॉट रोटेट मोर देन 90 पर डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा रोटेट नहीं करती। जो 15.9 हम ये पढ़ के आए हैं ये जो सी ये है इसमें हम देखते हैं कि ये 90 से ज़्यादा रोटेट नहीं करती, यानी कि या तो ज़ीरो होगी या 90 होगी, दो ही पोजीशन होगी। द फोर्स इज पुश द पी क्यू side of the coil up and the RS side of the loop down
until the loop reaches the vertical position। अब जो सी पी क्यू साइड है ये ऊपर चली जाएगी, आर एस साइड जो सी नीचे आ जाएगी, तो ये परपेंडिकुलर पोजीशन ले लेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के अंदर से गुजरेगी। उसके बाद है जी के एंड द नेट फोर्स ऑफ द कॉइल इज जीरो, यानी कि फोर्स एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है। जो अपवर्ड फोर्स है, जितनी अपवर्ड फोर्स होगी उतनी ही डाउनवर्ड फोर्स होगी, तो दोनों फोर्सेस को अगर प्लस किया जाए तो नेट फोर्स जो हमारे पास आ जाएगी वो जीरो आ जाएगी। तो द लूप विल नॉट कंटिन्यू टू टर्न, तो जो सी लूप है वो कंटिन्यू नहीं करेगी टर्न करना, बिकॉज द फोर्सेस आर स्टिल अप एंड डाउन एंड हैज बैलेंस्ड। ये फोर्स ये ऊपर है ये नीचे है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। जितनी ये फोर्स ऊपर है उतनी नीचे है, ये दोनों बैलेंस करेगी, तो लूप जो है वो कंटिन्यू नहीं करेगा टर्न को, बल्कि वहीं पे रुक जाएगा। तो इससे तो मोटर रुक जाएगी, हमें फ़ायदा नहीं होगा। तो हाउ कैन वी मेक दिस कॉइल टू रोटेट कंटिन्यूसली। अब हम कैसे इस कॉइल को इस तरीके का कर सकते हैं कि कंटिन्यूसली मूव करे। इट कैन बी डन बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट जस्ट एज द कॉइल रीचेज इट्स वर्टिकल पोजीशन। अब होता क्या है, जब ये जो से कट्स है ये कार्बन ब्रशेस के पास आते हैं तो इसके अंदर से करंट जो है वो मिलना बंद हो जाता है। तो फिर जब ये इसके सामने आते हैं, जब इधर से करंट मिलना बंद हो जाता है, तो ये जो सी कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाती है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगी तो इसके अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजरेंगी, इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब पीछे करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, आगे से करंट जो है वो कट ऑफ हो जाएगा। This reversal of current will allow the coil to rotate continuously. To reverse direction of the current, the connection to coil is made through an arrangement of brushes and a ring that is split into two halves. ये एक रिंग है लेकिन इसको दो हाफ में स्प्लिट किया हुआ है, कॉल्ड ए स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। इसे कहते हैं स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। ब्रशेस विच आर यूजुअली पीसीज ऑफ ग्रेफाइट, यानी कि जो से ब्रशेज होते हैं ये ग्रेफाइट के पीसीज होते हैं। ग्रेफाइट भी कार्बन की एक शक्ल है। वे कंटेक्ट विद द कम्यूटेटर, जो से कम्यूटेटर होते हैं इनके साथ इससे कंटेक्ट किया होता है, एंड अलाउ करंट टू फ्लो इनटू द लूप। तो ये अलाउ करते हैं कि करंट जो सा है वो इस लूप के अंदर जाए, ठीक है, दूसरी तरफ से बाहर आ जाए। that as the loop rotates so does the commutator। जिस तरह से ये लूप जो से है रोटेट करेगी, यानी ये तार रोटेट करेगी, वैसे ही ये जो से आपके कम्यूटेटर है ये भी रोटेट करेगी। उसके बाद कहता है दी स्प्लिट रिंग इज अरेंज सो दैट ईच हाफ ऑफ द कम्यूटेटर चेंजेस ब्रशेस जस्ट एज द कॉइल रीचेज द वर्टिकल पोजीशन। चेंजिंग ब्रशेस रिवर्स द करंट इन द लूप। क्या होगा कि ब्रशेस, ये वाला ब्रश जो सा है, ब्रश के साथ ये वाला कम्यूटेटर का हिस्सा है, इसके साथ ये वाला, लेकिन जब इसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो ये वाला जो सा है इधर आ जाएगा और ये वाला जो सा इधर चल जाएगा, यानी कि एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन ईच साइड ऑफ द कॉइल इज रिवर्स्ड। जो सी डायरेक्शन होगी फोर्स की वो दोनों के साइड पे रिवर्स हो जाएगी, एंड इट कंटिन्यूज टू रोटेट। तो जिस तरह से ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है, तो जब ये चेंज हो जाएगा तो ये डाउनवर्ड हो जाएगी, ये अपवर्ड हो जाएगी। इस तरीके से जब बारी बारी एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड होगी तो उससे मुस्तकिल जो सी है मोटर जो सी है वो चलती रहेगी। दिस प्रोसेस रिपीट्स एट ईच हाफ टर्न। जब ये आधा टर्न आ जाता है, यानी कि ये यहाँ पे आ जाता है और ये यहाँ पे आ जाता है, तो ये आधा टर्न जो होता है हर टर्न हाफ टर्न के बाद ये रिपीट होता है, causing coil to rotate in the magnetic field continuously. The result in is an electric motor, which is a device that converts electric energy into rotational kinetic energy। यानी कि इस बैटरी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगी और जब ये मूव करेगी तो ये रोटेट करेगी, रोटेशन होगी इसमें, तो इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इसमें इन ए प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक मोटर, द कॉइल कॉल्ड द आर्मेचर।
जब प्रैक्टिकली तौर पे इस मोटर को बनाते हैं तो ये जो सी रेक्टेंगुलर कॉयल आपको नज़र आ रही है ये, इसको हम आर्मेचर कहते हैं। ये रेक्टेंगुलर कॉयल के लूप जो से होते हैं ना, ये आर्मेचर कहलाते हैं। तो कहता है कि आर्मेचर जो होगा इज़ मेड ऑफ मैनी लूप्स माउंटेड ऑन ए शाफ्ट और एक्सल। तो ये बहुत सारे लूप्स होते हैं। आपने देखा होगा मोटर को अगर खोल के तो उसके अंदर बहुत सारी वायर्स टर्न हुई होती हैं, एक शाफ्ट के ऊपर, एक किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है, या एक्सल के ऊपर, तो वो आर्मेचर कहलाता है। The magnetic field is produced either by permanent magnets or by an electromagnet called a field coil। अब यहाँ पे जो ये परमानेंट मैग्नेट रखे हुए हैं इसकी जगह पे हम वो मैग्नेट भी रख सकते हैं जो जब इलेक्ट्रिसिटी आए गुजरे तो फिर मैग्नेट बन जाए। तो दोनों जो से रख सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो कहता है कि जिसे फील्ड कॉइल कहते हैं, द टॉर्क ऑफ द आर्मेचर एज अ रिजल्ट द स्पीड ऑफ द मोटर इज कंट्रोल्ड बाय वेरिंग द करंट थ्रू द मोटर। तो जो आपने करंट मोटर को दिया हुआ है यहाँ से, इसके करंट को कम या ज़्यादा करके हम इसकी रोटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कहता है द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्मेचर कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। यानी कि जो से ये टर्न है कॉइल में ये बढ़ा देंगे तो इसकी रोटेशन बढ़ जाएगी, नंबर वन। नंबर टू, इंक्रीजिंग द करंट इन द कॉइल। ये जो बैटरी के ज़रिए से इस कॉइल को करंट दिया जा रहा है ये अगर बढ़ा दिया जाए फिर भी ये फोर्स बढ़ जाएगी, रोटेशन बढ़ जाएगी इसकी। नंबर थ्री, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो उसमें ये मैग्नेट लगा हुआ है इसकी अगर स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे, यदि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ज़्यादा हो जाएगी तो उससे भी रोटेशन बढ़ सकती है। चौथे नंबर पे इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉयल। तो जो एरिया होता है कॉयल का, अगर वो इंक्रीज कर देंगे फिर भी आपके रोटेशन बढ़ जाएगी, यानी इस कॉयल को वाइड कर दे, बढ़ा दे। तो इस तरीके से ये चार फैक्टर हैं जो कि आर्मेचर की जो सी स्पीड है या आर्मेचर जो सी है उसके ऊपर फोर्स है उसको बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से रोटेशन बढ़ जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हेल्प अस टू visualize the magnitude and direction of the magnetic field vector, just as electric field lines do for the magnitude and direction of E। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देखें आपको B लिखा हुआ नजर आएगा। ये B जो सी मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज़ होता है, F जो सा ये फोर्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है, और Q जो सा है इसमें रोटेशन इसने बताई हुई है। तो ये पी क्यू जो सी एक साइड है, आर एस जो सी दूसरी साइड है, आई जो सा है ये अंदर वाला हिस्सा है, एन जो सा है नॉर्थ पोल है, एस जो सा है साउथ पोल है। इस तरीके से ये सारा जो सा है करंट जो सा है दिखाया हुआ है आई से, तो ये सारा उससे डिफाइन किया है। तो ये था इलेक्ट्रिक मोटर कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक मोटर चलती है। अब मैं आपको इसकी विजुअल्स दिखाऊंगा, आप विजुअल्स देख लें और उसके बाद फिर जो सा है मैं आपको कुछ ना कुछ वजाहत करूँगा इसकी। तो अब मैं विजुअल दिखाता हूँ, आप वो देख लेना। In today's video, we're going to cover how the electric motor works. As we've seen in previous videos, if we place a current-carrying wire into a magnetic field, then that wire will experience a force. And we call this concept the motor effect. The direction of the force, though, will depend on the directions of the magnetic field and the current. And remember that we can figure it out using Fleming's left-hand rule. So because the current here is coming out of the page towards us, and the magnetic field is going to the right, this wire will experience an upwards force. If we take another wire though, with the current flowing in the opposite direction, then the force it experiences will also be in the opposite direction, so downwards this time. Now imagine instead that the two wires are connected at the far end, so we effectively have a coil, with the current flowing in from the positive terminal on the right, going all the way around the coil, and flowing out to the negative terminal on the left. Because the left side of our coil experiences an upwards force, and the right side experiences a downwards force,
our coil will start to spin clockwise. Once the coil's rotated by 180 degrees though, you can see that the current is actually travelling in the opposite direction. And this means that the forces acting on each side of the coil have also swapped direction. So this left side is now experiencing a downwards force, and the right one is experiencing an upwards force. Overall, this means that the coil will now start turning anti-clockwise instead, and flip right back over to where it started. This means that if we left it like this, the coil would just keep flipping back and forth on itself as the forces kept swapping around. It wouldn't ever turn around 360 degrees, and so it wouldn't be very useful. To fix this, we need to change the direction of the current every half turn, so that the direction of the forces will always be acting clockwise, and the coil will then continue to rotate in that same direction. To achieve this, we use this weird device, which we call a split ring commutator. For your exam, what you'll be expected to know is that it swaps the positive and negative connections every half turn, so that the direction of the current also swaps every half turn. And this means that the forces acting on the coil will always be acting in the same direction, which importantly means that the coil will rotate in the same direction all the time. To see what we mean, let's take a look at the whole thing in action. If we attach the positive terminal to this side of the commutator, and the negative one to this side, the current will flow in from the positive, go all the way around the coil, and flow out of the negative one. This means that the coil will experience clockwise forces and begin to rotate, moving the split ring commutator around with it. The positive and negative terminals, though, stay where they are, which ensures that the current always flows round in the same direction. Now, although this might seem a bit complicated, in terms of engineering, it's relatively simple. However, it's still used in almost all the motors that you see, from fans to vehicles to hard drives. And it all rests on the idea that we can create a spinning motion using electricity. Of course though, in real life, most motors would have to be a lot more powerful than this one. Which is fine, because we can increase the speed of the rotations in a few different ways. One is to increase the current that's passing through the wire. Two is to add more turns to the coil. And third, we can increase the magnetic flux density by using more powerful magnets. Anyway, that's everything for this video. So, hope you found it useful, and we'll see you again soon. Going to discuss about working principle of DC motor. The working principle of DC motor is very simple. We know that when a current carrying conductor is placed inside a magnetic field, it experiences mechanical force towards a particular direction. Let's take a simple elementary model of a DC motor. In this model, one single turn of conductor is placed between two opposite poles, that is North Pole and South Pole as shown here. Now, if we start supplying DC through a commutator system to the single turn, current starts flowing through it. At that position, as we see, the positive terminal of the battery is connected with left conductor of the turn, and negative terminal of the battery is connected with right conductor of the turn. Moreover, we see here in the model, the south pole of the magnet is placed at left side and north pole of the is placed at right side. Current in this left side conductor flows inward and current in right side conductor of the turn flows outward. As we see,
the conductors are carrying current and placed inside a magnetic field. Both of them experience mechanical force acting on them. The direction of the mechanical force can easily be determined by applying Fleming's left-hand rule. For that, we have to stretch forefinger, second finger, and thumb of our left hand at right angle to one another. With that, if the forefinger is aligned along the direction of magnetic field, that is from North Pole to South Pole, and second finger or middle finger is aligned along the direction of current in the left side conductor, then thumb indicates the direction of mechanical force. This is clearly upward here. Similarly, again, if forefinger is aligned along the direction of magnetic field, that is from North Pole to South Pole, and second finger or middle finger is aligned along the direction of current in the right side conductor, then thumb indicates the direction of mechanical force. This is clearly downward here. Due to these upward and downward forces on the turn, one torque is produced, which tends to rotate the turn in clockwise direction as shown. After clockwise rotation of 90 degrees, the turn comes to a vertical position in respect of the magnetic field. At that position, there is no current in the conductors of the turn, as the conductor end brushes rest in between two commutator segments. Hence, there is no force acting on the conductors, but due to moment of inertia, the turn continues to rotate and comes horizontal again. But position of the conductors has been interchanged here. That means the conductor which was previously at left position comes to right position, and which was previously at right position comes to left position. At that position, again mechanical force acts on the conductors, whose direction can again be determined by applying same Fleming's left-hand rule. Let's do that. For that, again, we have to stretch the forefinger, second finger, and thumb of our left hand at right angle to one another. With that, if forefinger is aligned along the direction of magnetic field, that is from North Pole to South Pole, and second finger or middle finger is aligned along the direction of current in the left side conductor, then thumb indicates the direction of mechanical force. This is clearly upward here. Similarly, again if forefinger is aligned along the direction of magnetic field, that is from North Pole to South Pole, and second finger or middle finger is aligned along the direction of current in the right side conductor, then thumb indicates the direction of mechanical force. This is clearly downward here. Due to these upward and downward forces, the turn tends to rotate in clockwise direction as shown. Now from that explanation, we can come to the conclusion that here in this model, whichever conductor comes under South Pole experiences an upward mechanical force, and whichever conductor comes under North Pole experiences a downward mechanical force. And due to these two forces, the single turn continues to rotate until the battery is disconnected. A practical DC motor rotates with same principle as of this elementary single turn model. Practically, in a DC motor, in place of single turn, there is multi-turns armature coil, and in place of two poles, there may be more than two, even number of poles. Hope you understood. Thank you. Automobiles and types of industrial equipment. In this video, we will logically understand the operation and construction of a commercial DC motor. Let's first start with the simplest DC motor possible. It looks like this. The stator provides a constant magnetic field
And the armature, which is the rotating part, is a simple coil. The armature is connected to a DC power source through a pair of commutator rings. When the current flows through the coil, an electromagnetic force is induced on it according to the Lorentz law, so the coil will start to rotate. You will notice that as the coil rotates, the commutator rings connect with the power source of opposite polarity. As a result, on the left side of the coil, the electricity will always flow away, and on the right side, electricity will always flow towards. This ensures that the torque action is also in the same direction throughout the motion, so the coil will continue rotating. But if you observe the torque action on the coil closely, you will notice that when the coil is nearly perpendicular to the magnetic flux, the torque action nears zero. As a result, there will be irregular motion of the rotor if you run such a DC motor. Here is the trick to overcoming this problem. Add one more loop to the rotor, with a separate commutator pair for it. In this arrangement, when the first loop is in the vertical position, the second loop will be connected to the power source. So a motive force is always present in the system. Moreover, the more such loops, the smoother will be the motor rotation. In a practical motor, the armature loops are fitted inside slots of highly permeable steel layers. This will enhance magnetic flux interaction. Spring-loaded commutator brushes help to maintain contact with the power source. A permanent magnet stator pole is used only for very small DC motors. Most often, an electromagnet is used. The field coil of the electromagnet is powered from the same DC source. The field coils can be connected to the rotor windings in two different ways: parallel or series. The result is two different kinds of DC motor constructions: a shunt and a series motor. The series wound motor has good starting torque, but its speed drops drastically with the load. The shunt motor has a low starting torque, but it is able to run almost at a constant speed, irrespective of the load acting on the motor. Unlike the other electrical machines, DC motors exhibit a unique characteristic: the production of back EMF. A rotating loop in magnetic field will produce an EMF according to the principle of electromagnetic induction. The case of rotating armature loops is also the same. An internal EMF will be induced that opposes the applied input voltage. The back EMF reduces armature current by a large amount. Back EMF is proportional to the speed of the rotor. At the starting of the motor, back EMF is too low, thus the armature current becomes too high, leading to the burnout of the rotor. Thus, a proper starting mechanism that controls the applied input voltage is necessary in large DC motors. One of the interesting variations of the DC motor is a universal motor, which is capable to run under both AC and DC power sources. To know more about it, please check the next video. Thank you. ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि डीसी मोटर क्या होती है, और उससे पहले मैंने आपको ये समझाया किस तरीके से टर्निंग इफेक्ट होता है करंट कैरिंग कॉइल के अंदर जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो यही वाला फेनोमेना जो सा है
वो थोड़े से डिफरेंस के साथ हमने यहाँ पे डीसी मोटर में देखा, और डीसी मोटर के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये काम करती है और किस तरीके से चलती है, और किस तरह से आर्मेचर के इफ़ेक्ट को बढ़ाया जा सकता है। और मैंने आपको इसकी एनिमेशन भी दिखा दी कि किस तरीके से ये काम करती है मोटर, जब परपेंडिकुलर आएगा और जब पैरेलल आएगा, और किस तरीके से यहाँ से करंट मिलना बंद होता है। ये सारा आपने देख लिया उसमें एनिमेशन में। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है आपको समझ आया होगा, और आपने देखा होगा कि किस तरीके से मोटर जो सी है उसको उसकी स्टडी करते हैं। तो अगला जो सा हमारा टॉपिक होगा वो इससे आगे आगे जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंज़ेस लॉ के बारे में। तो वो फिर हम परफॉर्म करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इससे दूसरों को शेयर भी करें, और अगर कोई लाइव वीडियो आए तो आपको उसको लिंक भी मिल जाए। आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, और जब भी लाइव लेक्चर हो तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। तो टिल अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट जो